कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और आपको पता है कि यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आप लोगों के सर पे आ चुका है और मुझे लगता है कि बहुत कम समय बच चुका है आपके एग्ज़ाम में। मतलब आप कुछ ही घंटों के बाद आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे। तो कहीं न कहीं आप अगर आप भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो और इस बार सोच रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करके आपको एक अच्छा सरकारी जो है कॉलेज मिले, तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैंने जो है आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों जो पेपर होने वाला है, उन दोनों ही पेपरों के क्वेश्चन को रखा हुआ है। तो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत बड़ा जो है मौका है। और अगर आपको ये क्लास जो है एक बार सनसनी नज़रों से भी देख लेते हैं और एग्ज़ाम हॉल में चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो 31 मई का ये पेपर जो भी मेरे दोस्त देने जा रहे हैं, यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2026, उनके लिए ये रामबाण होने वाला है। तो चलिएगा हम लोग फटाफट से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं है हम लोग के पास, क्योंकि समय बहुत कम बच चुका है। तो आपके लिए ये फास्ट क्लास होगा। आप ध्यानपूर्वक जो है हर एक प्रश्न को देखिएगा और अच्छे तरीके से यहाँ पे याद करते चलिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग महाभियोग चलाने की जो है प्रक्रिया का जो है वर्णन है, और यह जो है किस देश के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर पहला नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का जो है वर्णन, और यह किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये कौन से संविधान से है? 61वां संविधान है, जिसके तहत राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया है, और ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक जो है स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सबसे पहले शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो राइट उत्तर है क्या होने वाला है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, बिल्कुल क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि देखिए ये क्लास अब सुबह और शाम दोनों टाइम होने वाला है, क्योंकि एक दिन कुछ घंटे बचे हुए हैं आप लोगों के पास। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको ही बेनिफिट है कि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचेगी। तो इसमें जो है जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, आगरा का किला बिल्कुल राइट उत्तर है। 1983 में जो है ये विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में स्टैग्स स्टैगफ्लेशन का क्या अर्थ होता है। अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, उच्च मुद्रास्फीति के साथ मंदी और उच्च बेरोजगारी बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि धाव और धाव शब्द युग्म का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या होने वाला है? धाव और धाव युग्म का सही अर्थ क्या होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, पत्ती या वृक्ष, और सफेदी या दौड़ बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है
जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरई के इन पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। हिंदी का प्रश्न है, मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुरई के, इस पंक्ति के जो है हमें अलंकार बताना है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि घड़ी की दोनों सुइयां के एक दिन में कुल कितनी बार एक दूसरे के ठीक संपाती 0 डिग्री कोण अ, होती है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 रीजनिंग का प्रश्न है। तो 12 घंटे में सुइयां 11 बार जो है, तो 24 घंटे में कितनी बार हो जाएंगी, 22 बार। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी लगा लेना है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा, 24 घंटे एक दिन में मतलब 24 घंटे में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि गणितीय संक्रिया यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण को सॉल्व करना है हमें। देख लीजिए कंडीशन, इसने कहा है जहाँ पे माइनस हो, माइनस का अर्थ क्या है, भाग, तो माइनस का अर्थ यहाँ पे भाग रख लो। गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है घटाओ, यहाँ पे घटाओ रख लो। प्लस, प्लस का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पे गुणा रख लो। और भाग का अर्थ क्या है, प्लस, तो ये प्लस कर लो। अब इसी को सॉल्व कर लो। जो ऊपर कहा था इसके अकॉर्डिंग हमने रख दिया और इसी को सॉल्व करना था, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा राइट उत्तर यहाँ पे मिल जाता। अब देखिए सबसे पहले भाग देंगे तो 4×5 = 20, यहाँ पे आएगा 5। फिर है माइनस, तो माइनस लिखो, यहाँ पे गुणा कर लो, 6×2 = 12। फिर है प्लस, तो प्लस लिखो 8। 8 और 5 कितना होता है, 13। और 13 में से 12 घटा दो, 13 में से 12 जाता है 1। मुझे लगता है कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, पहला नंबर ही हमारा सही था। ऑप्शन नंबर पहला ही आप लोगों का सही था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना का विचार महात्मा गांधी ने अपने किस पत्र या पत्रिका में प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिन्होंने बताया है कि जो है महात्मा गांधी द्वारा हरिजन जो है, हरिजन पुस्तिका है, उसी में ये जो है प्रस्तुत की गई है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधिगम का प्रसिद्ध जो है सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत कबूतरों और चूहों पर किए गए जो है प्रयोगों पर आधारित है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत कबूतरों और चूहों पर किए गए प्रयोगों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा के नए ढांचे 5+3+3+4 में फाउंडेशन स्टेज में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10,
10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है 3 से 8 वर्ष के बच्चे, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है और इसे जो है शाक्य मुनि बुद्ध के जो है प्राचीनतम धातु अवशेषों का जो है स्थल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जी ने बताया है पिपिरवाह पिपिरवाह स्तूप, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न कि जो है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा जो है लघु संविधान कहा जाने वाला प्रावधानों के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो है स्थानांतरित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा जो है लघु संविधान कहा जाने वाला जो है प्रावधानों के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो आपको बताना है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी परिषद का जो है अध्यक्ष कौन होता है और इसका जो है उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारत में वस्तु एवं सेवा कर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है और इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है, केंद्रीय वित्त मंत्री अनुच्छेद 279 ए में है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मूंग उत्पाद के लिए किस जिले को जो है चुना गया है? उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मूंग उत्पाद के लिए कौन से जिले को चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सुल्तानपुर, प्रयागराज, अमेठी, इन सभी को तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर डी। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे डी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि द्रग उर्झत कुटुत कुटुतुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठी दुर्जन हिये दई नई यह नीति। इस सिद्धांत यह इस प्रसिद्ध जो है दोहे में कौन सा अलंकार है, ये हम लोगों से पूछा गया है। देखिए हिंदी में अलंकार आप लोगों से 100% पूछा जाता है, तो आपको बताना है असंगति अलंकार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वैदेही बनवास और प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी के अत्यंत जो है महत्वपूर्ण काव्य है, इसके रचयिता कौन है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17वें के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है?
तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अंतर्धान, ऑप्शन नंबर बी जो लिखा गया अंतर्धान, बिल्कुल ये राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि प्रत्युत्पन्नमत्ति शब्द का सही जो है वाक्यांश क्या है। प्रत्युत्पन्नमत्ति शब्द का सही वाक्यांश क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, जिसका बुद्धि में तुरंत नई बात या उत्तर उत्पन्न हो, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जब किसी वर्ण की प्रावृत्ति बार बार होती है परंतु हर बार उसका जो है अर्थ अलग अलग न होकर केवल काव्य का सौंदर्य बढ़ाता है, तो वह कौन सा जो है अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है अनुप्रयास अलंकार, अनुप्रयास अलंकार ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पुरोगामी शब्द का सही जो है विलोम शब्द क्या होगा। पुरोगामी शब्द का सही जो है विलोम शब्द क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। पूछ रहा है पुरोगामी शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 20वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर पश्चिगामी बिल्कुल राइट उत्तर है। पुरोगामी का क्या हो जाएगा, पश्चिगामी, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि यदि वर्ष 2023 का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त मंगलवार को मनाया गया था, तो वर्ष 2026 में बाल दिवस 14 नवंबर को किस दिन मनाया जाएगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कैलेंडर का प्रश्न है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2023 और यहाँ पे 2026 में हमें बाल दिवस 14 नवंबर को ध्यान देना है। तो देखिए ये तो लंबा हो जाएगा, अगर आप शॉर्टकट में सीखोगे तो सबसे पहले देखो 23 स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है, ठीक है, 23 में 2023 में। तो 2026 में निकाल लो स्वतंत्रता दिवस कब होगा, फिर वहां से आपको 14 नवंबर पे जाना है, तो आपका क्या आ जाएगा 14 नवंबर को शनिवार, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि एक पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, चार के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। हमें फलक के चार अलग अलग तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, जो कि आपको दिख रहा है क्या चीज, एक पासे में दिख रहा है आपके 1 2 3, दूसरा वाला पासा में दिख रहा है 1 3 5, और तीसरे वाले में दिख रहा है आपको 2 3 4, 2 3 4। अब यहाँ पे जो है आपको करना क्या है कि इसके जो है निकालने हैं क्या चीज, इसमें निकालने हैं आपको चार के विपरीत। चार का विपरीत कैसे निकलेगा, आपको पता है कि जो दिखाई दे रहा है यहाँ से हम अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है बिल्कुल है। तो बचा हुआ क्या है, बचा हुआ क्या है आपके पास, आपको देखना है। 3 3 तो हो गया, तो अगर आप यहाँ से आ, आगे चलोगे तो 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद घूम के जाओगे तो यहाँ पे 4, और 4 के बाद यहाँ पे आओगे तो क्या हो जाएगा आपका 1। तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला वाला में ही 1 दिया गया था। अगला प्रश्न है श्रृंखला को पूरा करें। ये जो श्रृंखला है इसमें वाट के स्थान पे सभी लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, सभी लोग बताइएगा। यहाँ पे ये श्रृंखला है, 2 से 5 हुआ, 3 जोड़ दिया गया होगा, 5 से 11 हुआ, 6 जोड़ दिया, 11 से 23 हुआ, कितना जोड़ा गया होगा 22, कितना जोड़ा है 12 जोड़ा है ना 12। 23 से 47 कितना हो जाएगा 4 2, तो उसके आगे कितना जोड़ना है 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24, 24 में 2 से गुणा करोगे 48 जोड़ दो।
तो 8 7 15 के 5, 4 4 8 1 9, 95 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्या भारत में सभी उच्च शिक्षा स्थानों में केवल जो है ऑनलाइन कक्षाएं ही अनिवार्य कर देनी चाहिए? ये कथन है कि जो है भारत में सभी उच्च शिक्षा स्थानों में केवल जो है ऑनलाइन कक्षाएं ही अनिवार्य कर देनी चाहिए। निष्कर्ष देखिए, हाँ इसमें अ, बुनियादी ढांचे पर होने वाला जो है खर्च से बचेगा और जो है शिक्षा सस्ती होगी। दूसरा, नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से छात्रों के पास स्थिर इंटरनेट और डिजिटल उपकरण नहीं है। तो ये जो अगर आप देखोगे तो इसमें क्या कहोगे कि बिल्कुल आप कहोगे कि आज भी जो है भारत में जो है अगर डिजिटल आप करने की कोशिश करोगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से छात्रों के पास जो है इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की व्यवस्था नहीं है। जिनके पास मोबाइल नहीं है और मोबाइल भी है तो वहाँ पे इंटरनेट नहीं काम करता है ठीक से, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखना बिल्कुल बात सही था। जीन पियाजे के संज्ञात्मक जो है विकास सिद्धांत के अनुसार किस जो है अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण पूरी तरह से विकसित कर लेता है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि संवेदी गायक संवेदी गायक अवस्था, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न कि जो है यदि कक्षा में कोई छात्र लगातार जो है अनुशासनहीनता कर रहा है तो एक शिक्षक के रूप में आपकी पहली और उपयुक्त प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि उसके उसके इस व्यवहार के पीछे के कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो है प्रथम पद या चरण कौन सा होता है? सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद या चरण कौन सा होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, पाठ योजना बनाना ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बुद्धि का जो है द्विकारक सिद्धांत जिसमें जी और एस कारक बताए गए हैं, इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 28। तो ये जो है एस्पियरमैन के द्वारा जो है परिभाषित किया गया, ऑप्शन नंबर प्रतिपादित किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय पाठ पाठचर्या की जो है रूपरेखा 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको बताना है, सुविधादाता या सुगम करता, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। शिक्षण की जो है परियोजना विधि मुख्य रूप से किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है परियोजनावाद या व्यवहारिक व्यवहारिकवाद बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर √5 हो तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में मैथ आ चुका है और इसके राइट उत्तर आपको बताने हैं। देखिए इसका फॉर्मूला मैंने स्क्वायर वाला आपको बताया था, यहाँ पे क्यूब निकालना है तो क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस क्या होता है? 3
ए, यही तो होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से आप जब करोगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब का मतलब हो जाएगा कि रूट 5 का क्यूब करोगे और माइनस 3 रूट ए का वैल्यू है 5, ये है ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट 5 का क्यूब 5 रूट 3, उसमें से 3 रूट 5 घटाना है, 5 रूट 5 है ना, उसमें से 3 रूट 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 5। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं। यदि छात्र ने सभी 50 प्रश्नों के उत्तर दिए और जो है उसमें से कुल 130 अंक प्राप्त हुए तो उसने उसके कितने प्रश्नों को सही किया है, ये हमें बताना है। ये प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसने कहा है कि जो है परीक्षा में 4 अंक दिए जाते हैं प्रत्येक प्रश्न के और प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काट लिए जाते हैं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा है कि टोटल 60 प्रश्न के उत्तर दिए, किसी छात्र ने सभी 60 जो प्रश्न है उसके उत्तर दिए जिसमें से 130 नंबर आ रहा है। तो सबसे पहले आप देखो कि उसने सही उत्तर कितने किया है, 4। मान के चलते हैं कि नहीं, एक्स जो है एक्स सही उत्तर क्या है और एक सही उत्तर में कितने नंबर मिलेंगे, 4 नंबर। तो 4 गुणे एक्स हो गया। फिर इसने कहा है कि जो है टोटल जो नंबर है, तो हम गलती वाले को चुन लेते हैं। तो टोटल प्रश्नों की संख्या 60 है, तो गलती वाला कितना हो जाएगा अब, तो 60 माइनस हो जाएगा एक्स, और इसमें कितना से 1 अंक मिल रहा है अर्थात 1 से गुणा करोगे तो ये तो उतना ही आएगा, बराबर टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 130। टोटल नंबर कितना आ रहा है, 130। अब यहाँ से बना लेना आप, तो ये माइनस से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 60 और प्लस का x, ये 4 और 1 5x हो जाएगा। और ये देखो 130, और ये जो है माइनस का 60 है तो इधर जाएगा तो प्लस का 60, अर्थात 30 और 60 कितना आ जाएगा, 190। यहाँ से काट लेना आप, तो 3×5=15, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 38, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 38। यानी कि सही उत्तर, एक्स का वैल्यू हम माने थे कि सही उत्तर कितने दिया है, तो 38 उसने सही उत्तर दिया है। ऑप्शन नंबर बी, सही प्रश्नों की संख्या 38 उसने बताया है। अगला प्रश्न है, बैठक व्यवस्था से 6 लोग हैं, 6 मित्र हैं, उनको व्यवस्थित करना है हमें। देखिएगा, PQRSTU एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। वृत्त है, वृत्त के चारों ओर जो है लोग बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा, इसने कहा है पी एम के ठीक सामने है, पी जहाँ भी है वो एम के सामने है। पी मान के चलो पी यहाँ पे है तो ये एम ई इसके सामने है। इसके बाद से कह रहा है माने एम जहाँ यू है, माने एम यहाँ यू है, एम और यू यहाँ एक ही है। अब कह रहा है कि पी पी जो है, आर जो है पी और क्यू के बीच में है, पी और क्यू के बीच में कौन है, आर है, ठीक है जी। टी यू के ठीक बाईं ओर है, टी यू के ठीक बाईं ओर है। एस पी के ठीक बाएं बैठा है, एस पी के, एस कहाँ बैठा है, पी के ठीक बायां बैठा है, तो बायां साइड में यहाँ पे आ जाएगा एस। अब देखो, इसमें कहा गया है, ये देखो आर जो है पी और क्यू के बीच में बैठा है, आर कहाँ पे है, पी और क्यू के बीच में, यहाँ पे हो गया, ठीक है। टी यू के ठीक बाएं बैठा है, टी जो है यू के ठीक, तो एम और यू एक ही है, ठीक है, एम और यू ठीक एक ही है। इसने कहा है कि टी यू के ठीक बायां बैठा है, इसने कहा है कि टी जो है यू के ठीक बायां बैठा है, यू के ठीक बायां बैठाना है आपको। तो यू के ठीक, यू यहाँ पे है तो एक इसका ठीक आएगा यहाँ पे,
और ये दाहिना हो जाएगा, अर्थात उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा मतलब ये जो है आप लोगों को फिर से सुधारना पड़ेगा। यहाँ से अब पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा m और यहाँ पे लिख दो p। ठीक है, अब देख लो, s p के ठीक बायां बैठा है, s p के ठीक कहाँ बैठा है, बायां, यहाँ पे हो गया s। अब इसके बाद कह रहे हैं टी यू के ठीक बायां बैठा है, बायां, तो टी यू के बायां, यू मतलब एम, एम के बायां, यहाँ पे हो जाएगा कौन बैठा है, टी। अब इसने कहा है कि आर पी और क्यू के बीच में बैठा है, आर जो है पी और क्यू के बीच में, तो पी और क्यू के बीच में, यहाँ पे पी और क्यू के बीच में कौन बैठा है, आर। देख लो, दो दो चार, दो छह लोग बैठ चुके हैं। इसमें कहा गया है क्यू के ठीक दाहिने दाएं कौन बैठा है, क्यू के ठीक दायां साइड में कौन बैठा है, तो क्यू के ठीक दाहिने साइड में आप एम बोलो या यू बोलो, इसने खुद कहा है कि एम और यू एक बराबर है, एक ही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए न्याय वाला कथन वाला प्रश्न है। सभी शिक्षक विद्वान हैं, कुछ विद्वान शोधकर्ता है, कोई जो है शोधकर्ता राजनीतिज्ञ नहीं है। अब इसमें कौन कौन से कथन सही है, कौन से गलत हैं, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो सबसे पहले आप देखोगे इसमें हुआ क्या है, सभी शिक्षक अर्थात सभी टीचर जो हैं विद्वान हैं। विद्वान यहाँ पे आ जाएगा, विद्वान को मैं भी इसे लिख देता हूँ। कुछ विद्वान शोधकर्ता है, कुछ विद्वान का कुछ हिस्सा क्या है, शोधकर्ता है। कोई भी शोधकर्ता राजनीतिज्ञ नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिशियन बिल्कुल अलग है इनसे। अब कह रहा है कि कुछ शिक्षक शोधकर्ता हैं, शिक्षक का टीचर का कुछ हिस्सा शोधकर्ता है, ऐसा तो नहीं लिखा गया है। विद्वान के कुछ हिस्सा शोधकर्ता है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा चलिएगा, कोई भी विद्वान राजनीतिज्ञ नहीं है, कोई भी विद्वान, विद्वान का कोई भी हिस्सा राजनीतिज्ञ नहीं है, विद्वान का कोई भी हिस्सा। तो ये आप लोग कहिएगा कि बिल्कुल यहाँ पे पी अलग है और विद्वान भी बिल्कुल अलग है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है, ठीक है, दोनों के दोनों जो है निष्कर्ष पालन नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर एक विशेष दर से 2 वर्षों के लिए 2,240 रुपये और 5 वर्षों में 2,600 रुपया हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात करें। मूलधन, यहाँ पे धनराशि मतलब मूलधन ज्ञात करना है। ये जो है आज का होमवर्क है। सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर बताना है, और जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि अब जो है आपके पास कुछ ही समय बचे हुए हैं, कुछ ही घंटे, तो इसमें रामबाण ही प्रश्न आपको इस चैनल पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।